स्वागत है दोस्तों आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने एएफएम के यूनिट 2 यानी कि बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीड्यूर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आप लोगों को यूनिट 1 के बहुत 90 से 100 एमसीक्यूज प्रोवाइड किए थे, 3 से 4 लेक्चर्स में क्लियर किए थे। होपफुली आपने उसे देखा होगा। तो उसी पैटर्न पर मैं आपको मॉड्यूल यूनिट 2 का जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं, जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज है दोस्तों, ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज को मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियोज़ के माध्यम से। ये पार्ट वाइज वीडियोज़ रहेगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं आपको केवल एमसीक्यूज ही नहीं, उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो भी समझाऊंगा। काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ेगा और इस टॉपिक से यदि कोई भी सवाल पूछा जाए निश्चित रूप से आपसे कुछ नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है रिकॉर्डिंग स्टेज पे? ध्यान दीजिएगा, दो तरह का स्टेज होता है, रिकॉर्डिंग स्टेज और रिपोर्टिंग स्टेज। पहला सवाल में पूछा जा रहा है कि रिकॉर्डिंग स्टेज में इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है। चलिए तो जरा देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तीसरा ऑप्शन है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, चौथा ऑप्शन है हमारा आप देख सकते हैं दोस्तों मैचिंग कंसेप्ट। ओके, तो आपका रिकॉर्डिंग स्टेज पे कौन सा नहीं है दोस्तों? सही जवाब है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है रिकॉर्डिंग स्टेज पे नहीं है। साथ के मैं बता दूं आपको, कॉस्ट कंसेप्ट में क्या बोलता है, एसेट को अपने परचेज प्राइस पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, उससे करंट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने लैपटॉप खरीदा $800 में और आज जो है इसका वैल्यू है $600, ठीक है, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक में $800 पे। ये कहता है हमारा करंट अकाउंट ये कॉस्ट कंसेप्ट। दूसरा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कहता है कि जिस ट्रांजेक्शन में क्लियर मॉनेटरी वैल्यू होगा वही रिकॉर्ड करेंगे। एक मान लीजिए आपको एक फ्री गिफ्ट बास्केट मिल गया, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। थर्ड है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कहता है कि बिजनेस को आप एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे अपने ऑनर से। ऑनर का जो पर्सनल फाइनेंस है उसको बिजनेस के फाइनेंस के साथ मिक्स नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि $100 आपने अपने बिजनेस अकाउंट से लिया पर्सनल यूज के लिए, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा विड्रॉल के रूप में, आपके इनकम में रिडक्शन नहीं दिखाया जाएगा। और मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि आप जो भी एक्सपेंस इनकर करेंगे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा सेम अकाउंटिंग पीरियड में एज रेवेन्यू अर्न। तो ये रिपोर्टिंग स्टेज में होता है। ये कहाँ पे होता है दोस्तों? ये रिपोर्टिंग स्टेज में होता है। जैसे मान लीजिए कि आप दिसंबर में ना ऑफिस सप्लाई खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? ऑफिस सप्लाई दिसंबर में खरीद रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं कहाँ पे? जनवरी में। यदि उसको यूज किया जाएगा अगले साल में, यदि मान लीजिए जो आपने सप्लाईज खरीदा है उसको यूज करके आप जो है रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं नए साल में, तो आप उसे कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? जनवरी में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए कहा गया है कि जो मैचिंग कंसेप्ट है ना वो कहाँ पे होता है? वो होता है हमारा रिपोर्टिंग स्टेज होता है, रिकॉर्डिंग स्टेज नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है? सही है। ये हमारा रिकॉर्डिंग नहीं है, रिपोर्टिंग है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो रिपोर्टिंग स्टेज में है? ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्टेज में पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें देखिए ऑप्शन कह रहा है कि गोइंग कंसर्न, मैचिंग कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो इनमें से कौन सा दोस्तों पूछा जा रहा है कि आपसे Which of the following is an accounting concept at reporting stage? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है। देखिए अभी मैंने आपको बताया, कुछ आपको एक टेबल है बुक में दिया हुआ है, एक तरफ रिपोर्टिंग स्टेज एक तरफ रिकॉर्डिंग स्टेज दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिपोर्टिंग में है कौन सा रिकॉर्डिंग में है, ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बता रखा है दोस्तों। देखिए आपका जो यहाँ पे है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ना, ये आपका रिपोर्टिंग में नहीं होता है, रिकॉर्डिंग में होता है। बाकी गोइंग कंसर्न, मैचिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ऑल दीज आर एट रिपोर्टिंग स्टेज। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, प्राइमरी डिस्टिंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस वाइल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द कम्युनिकेशन टूल। दोस्तों ये सही है, लेकिन परफेक्ट, लेकिन ये जो है हमारा जो एसेंशियल डिफरेंस है उसे कैप्चर नहीं कर रहा है। जितने भी कम्युनिकेशन टूल होते हैं ना वो लैंग्वेज के पार्ट होते हैं। तो ये कहना कि प्रिंसिपल वो टूल्स होते हैं जिसके थ्रू लैंग्वेज ये रिडंडेंट है, तो इसीलिए दोस्तों ये गलत है क्योंकि प्राइमरी डिस्टिंक्शन नहीं है ये। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अकाउंटेंसी इज इन्वॉल्व बिजनेस कम्युनिकेशन
while accounting principle are uniform standard। तो पहले इसको हम लोग स्किप करते हैं, ऑप्शन सी को पहले देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कहा जा रहा है कि अकाउंटेंसी इज अ प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग while accounting principle are the rules of business language। दोस्तों यहाँ पे हमारा अकाउंटेंसी का स्पेसिफिक फोकस पे, स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे फोकस किया जा रहा है और ये हमारा ब्रॉडर एस्पेक्ट को एड्रेस नहीं करता। तो प्रिंसिपल जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को गाइड करता है, लेकिन ये दूसरे तरह के बिजनेस कम्युनिकेशन में भी अप्लाई होता है। और ऑप्शन डी को जरा देखते हैं। अकाउंटेंसी रेफर्स टू बिजनेस लैंग्वेज while accounting principle are the scientific standard for communication। दोस्तों ये भी हमारा गलत है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आप लॉजिक और कंसिस्टेंसी पे बेस्ड होता है, लेकिन जिस साइंटिफिक स्टैंडर्ड की तरह नहीं होता है, समझे। तो दोस्तों आपको मैं एक एनालॉजी प्रोवाइड करता हूँ इसको क्लियर करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप अकाउंटेंसी को समझिए कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। क्या है इंग्लिश लैंग्वेज? तो एक रिच सिस्टम है कम्युनिकेटिंग, जितने तरह के इन्फॉर्मेशन है बिजनेस के बारे में आप इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को समझिए रूल्स है। क्या है? रूल्स है, ग्रामर का, स्पेलिंग का। तो ये इंश्योर करता है कि सभी लोग समझें क्या कहा जा रहा है, ठीक है, और इंटरप्रेट कर सके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली। तो ऑप्शन बी जो कर रहा है कि अकाउंटेंसी इन्वॉल्व बिजनेस कम्युनिकेशन वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, तो बिल्कुल सही है। ये हाईलाइट कर रहा है कि हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, यानी कि जो हमारा अकाउंटेंसी है और जो हमारा स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन को बता रहा है। That's why ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में सही है? फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको यदि इस तरह के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं क्विजेस के फॉर्म में, तो हमारे पास एएफएम का मॉक टेस्ट प्लान है आपके लिए। तो ये मॉक टेस्ट प्लान दोस्तों आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा हमारे ऐप पे। हमारा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का नाम है JAV and CIV मेड सिंपल। सो प्लीज डाउन इंस्टॉल आवर ऐप और एएफएम के मॉक टेस्ट को आप परचेज कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है प्रैक्टिस करने का। आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, पूरा बुक के मैक्विलन बुक के एक लाइन से क्वेश्चन मिलेगा। बाहर से लाने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। यदि आप उतना क्वेश्चन कर लेते हैं जितना मैंने डाल रखा है अपने मॉक टेस्ट में, अपने क्विजेज में, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो आप यदि इसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों ऐप का लिंक अवेलेबल है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में सही है? तो ऑप्शन को देखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर रिजिड रूल दैट डू नॉट अलाउ फॉर एनी अल्टरनेटिव। दोस्तों ये नहीं है, ये गलत है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक रिजिड नहीं है। ये रिजिड वर्ड गलत है, ठीक है। ये अलाउ करता है कि अलग अलग एक्सेप्टेबल ऑप्शन इन सर्टेन सिचुएशन, जो जिसके फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, रिजिडिटी नहीं है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल सर्व एज अ गाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशन बट नॉट एक्सप्लेन करंट प्रैक्टिस, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कर रहा है कि यहाँ पे देखिए कन्वेंशन, यहाँ पे एक वर्ड देखिए लिखा है सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि गाइडिंग कन्वेंशन सिलेक्शन एक एस्पेक्ट है, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं करता एस्टैब्लिश प्रैक्टिस को, ठीक है, बट नॉट एक्सप्लेन करंट प्रैक्टिस। तो ये एक तरह का ब्रिज की तरह काम करता है थ्योरी और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। कौन? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सी कर रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर सोलिली बेस्ड ऑन थ्योरी एंड डू नॉट कंसिडर प्रैक्टिकल प्रोसीड्योर। ये गलत है। ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नेचर को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्योर थ्योरी नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। और लास्ट ऑप्शन है, हम लोग ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी कर रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल सर्व एज एक्सप्लेनेशन ऑफ द करंट प्रैक्टिस एंड गाइड फॉर सेलेक्टिंग कन्वेंशन और प्रोसीड्यूर वेयर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट। दोस्तों ये सही है। ये एक्यूरेटली कैप्चर कर रहा है कि हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का डुअल रोल। पहला रोल क्या है कि जैसे आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को समझ सकते हैं एक मैप की तरह, एक मैप की तरह समझिए, जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लैंडस्केप को नेविगेट कर सकते हैं। ये आपको रूट बताएगा, रूट मतलब कि करंट प्रैक्टिसेस बताएगा, अभी क्या प्रैक्टिस किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये आपको ये बताएगा कि बेस्ट पाथ चूज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेस्ट पाथ यानी कि कन्वेंशन सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा कि स्पेसिफिक सिचुएशन में। तो दोस्तों होपफुली आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आप रोड मैप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जो कि आपको करंट प्रैक्टिसेस के एक्सप्लेनेशन को बताएगा और आपको हेल्प करेगा कि जो बेस्ट कन्वेंशन है उसको सेलेक्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट सर्व एज अ बेसिक रूल, बेजम्पशन एंड प्रिंसिपल फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट का क्या फाउंडेशन रोल है।
दूसरा कह रहा है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट आर अकीन टू साइंटिफिक रूल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड टाइम टेस्टेड। दोस्तों ये देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी तो जरूरी है, लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है इवॉल्व हो सकता है, अडेप्ट कर सकता है चेंजिंग इकोनॉमिक रियलिटीज़ में और बिजनेस प्रैक्टिस में। ये इंटायरली यूनिवर्सल नहीं है, ये जो लिखा है ना यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ये गलत है। इंटायरली यूनिवर्सल नहीं है अलग अलग कंट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट लीड्स टू डाइवर्स इंटरप्रिटेशन हिंडरिंग कंटिन्यूटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। दोस्तों ये स्टेटमेंट में कुछ सही है लेकिन कुछ एलाबोरेशन की रिक्वायरमेंट है। अकाउंटिंग कंसेप्ट का एम क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन हो और कंपेरेबिलिटी हो, लेकिन कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे जजमेंट और इंटरप्रिटेशन का भी रूम रह जाता है। ये इस कारण से क्या होता है, कुछ वेरिएशन आता है हमारे प्रैक्टिस में। जैसे मान लीजिए दो कंपनी है सेम इंडस्ट्रीज में है, वो अपने एसेट को डेप्रिसिएट कर देगी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पॉलिसी, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन डी क्या कर रहा है उसे देखते हैं। ऑप्शन डी कर रहा है हमारा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग कंटिन्यूटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग कंसेप्ट एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस का एक कंपनी के अंदर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है कि ये जो कर रहा है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट बीइंग यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड कंप्लीटली एलिमिनेटिंग इंटरप्रेटिव रूम, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। ये जो यूनिवर्सली प्रिंसिपल लिख दिया ना, ऐसा कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल है नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर क्या आता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट मार्केट प्राइस फॉर एक्यूरेसी, ये गलत है। कॉस्ट कंसेप्ट जो है प्रायोरिटाइज करता है कि आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करना काफ़ी गलत है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉनिटरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट करंट मार्केट वैल्यू। देखिए ये भी वही कर रहा है, ठीक है, कि ऑप्शन ए की तरह ये भी कॉस्ट कंसेप्ट को वायलेट कर रहा है। ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस डिसरिगार्डिंग मार्केट प्राइस, बिल्कुल सही है। कॉस्ट कंसेप्ट बेड रॉक है अकाउंटिंग का, ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। और ऑप्शन डी कर रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट इज इररिलेवेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये गलत है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कॉस्ट कंसेप्ट को। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्रूशियल है अकाउंटिंग में क्योंकि ये बेसिस फॉर्म करता है जिसके थ्रू आप प्रॉफिट या लॉस और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कॉस्ट कंसेप्ट को आपके फाइनेंशियल हाउस का फाउंडेशन, तो रिकॉर्डिंग आप जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस में, इसमें आपने इनिशियल ब्रिक डाला, इसके थ्रू आप बिल्ड कर सकते हैं एक रिलायबल और कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर लैटर एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। Which of the following are application of the cost concept in accounting? इनमें से कौन सा कॉस्ट कंसेप्ट का एप्लीकेशन है? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन विद फ्यूचर वैल्यू, तो देखिए दोस्तों ये जो कर रहा है कि ये गलत है, फ्यूचर वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट को एम्फेसाइज कर रहा है। हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को एक्चुअल कॉस्ट इनकर पे। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कीपिंग फिक्स एसेट एट देयर मार्केट वैल्यू, ये भी गलत है क्योंकि एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा उसके एक्विजिशन कॉस्ट पे। किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? एसेट को एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, और वहीं रहेगा, चाहे हमारा मार्केट वैल्यू बढ़े या घटे वो वहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए और भी गलत है। ऑप्शन सी कर रहा है इग्नोर अनरियलाइज्ड गेन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉस्ट कंसेप्ट के एसेंस को। अनरियलाइज्ड गेन्स का मतलब होता है पोटेंशियली इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। सो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है इग्नोरिंग अनरियलाइज्ड गेन, तो ये एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है। अनरियलाइज्ड गेन का मतलब जो पोटेंशियल इंक्रीज होता है हमारे एसेट के वैल्यू में, जिसको एक्चुअली भी रियलाइज नहीं किया गया है सेल के माध्यम से या ट्रांजैक्शन के माध्यम से, मतलब जिस गेन को अभी तक रियलाइज हमने नहीं किया है और हमारा एसेट का वैल्यू बढ़ा हो, तो कॉस्ट कंसेप्ट डिक्टेट करता है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे इन सभी गेन को बुक में जब तक वो एक्चुअली रियलाइज ना हो, ठीक है। तो ये जो कर रहा है इग्नोरिंग अनरियलाइज्ड गेन, और लास्ट ऑप्शन कर रहा है इंक्लूडिंग आइटम इन अ बुक विद नो कॉस्ट, तो ये भी गलत है क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट कहा गया है कि सारे रिकॉर्डेड आइटम के पास एक डेफिनेबल कॉस्ट होना चाहिए। तो देखिए एप्लीकेशन यही हमें मिला कि इग्नोरिंग अनरियलाइज्ड गेन, जो अनरियलाइज्ड गेन है उसे इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं फिक्स एसेट ऑलवेज कीप एट कॉस्ट ऑफ परचेज नॉट मार्केट वैल्यू, एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड विद द प्रेजेंट वैल्यू, अनरियलाइज्ड गेन आर इग्नोर्ड, ऑन आइटम हैज नो कॉस्ट इज नॉट टेकन इन द बुक, तो इसके पास कोई कॉस्ट ही नहीं है उसको बुक में रखने का क्या मतलब, और ये कॉस्ट कंसेप्ट में साफ साफ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि व्हाट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग एसेट इन अकाउंटिंग, मतलब एसेट को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने का बेसिस क्या है। तो ऑप्शन को देखते हैं। एसेट आर रिकॉर्डेड एट देयर प्रेजेंट मार्केट वर्थ,
तो दोस्तों ये गलत है। कॉस्ट कंसेप्ट कहा गया है कि रिकॉर्ड कीजिए एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, करंट मार्केट पे नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है एसेट रिकॉर्डेड ओरिजिनल परचेज प्राइस, बिल्कुल सही है। कॉस्ट कंसेप्ट डिक्टेट करता है कि एसेट को पहले रिकॉर्ड किया जाएगा जो अमाउंट आपने पे किया उसको एक्वायर करने के लिए उस पे, और लास्ट तीसरा ऑप्शन कह रहा है एसेट रिक्वायर्ड दैट फ्यूचर मार्केट वैल्यू। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कॉस्ट कंसेप्ट को, ये क्योंकि हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट में अनसर्टेनिटी आ सकती है यदि हम फ्यूचर मार्केट वैल्यू पे उसे रिकॉर्ड करेंगे तो। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट को डॉक्यूमेंट करता है, कुछ नोट्स या कुछ डिस्क्लोजर मेंशन कर सकते हैं करेंट मार्केट वैल्यू को इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए। तो दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि कॉस्ट कंसेप्ट एक सॉलिड फाउंडेशन है आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाले हाउस का, तो आप एसेट को रिकॉर्ड कीजिएगा उसके ओरिजिनल परचेज प्राइस पे, जिसके थ्रू आप फर्स्ट ब्लॉक डालिएगा, जिसके थ्रू आप बिल्ड कर सकते हैं एक रिलायबल और कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर व्हाट कंडीशन में अकाउंटिंग वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सिमिलर। किस कंडीशन में अकाउंटिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ऑप्शन को देखते हैं, व्हेन द एसेट हैज़ बीन ऑन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो दोस्तों देखिए जब भी आप, ये सबसे एक्यूरेट चॉइस है कि सवाल क्या है समझ में आया आपको, अकाउंटिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू सिमिलर कब होगा। तो दोस्तों देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, इसका एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आपने एक नया लैपटॉप खरीदा $1000 में, ठीक है, और उसका इनिशियल अकाउंटिंग वैल्यू भी कितना है, $1000 है। तो ये अपने मार्केट वैल्यू से क्लोज होगा, ठीक है। तो जितने लंबे समय तक, हाउ द लॉन्गर यू ऑन इट द मोर लाइकली टू बी डेप्रिसिएबल, ठीक है, या एक्सपीरियंस चेंज इन द मार्केट कंडीशन कॉजिंग द वैल्यू टू डाइवर्ज। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एसेट हैज़ बीन ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो दोस्तों ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है रीजनिंग को, जितने लंबे तक आप एसेट को होल्ड करेंगे ना उतना ही ज़्यादा चांस है अकाउंटिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू डेप्रिसिएट करने का, ठीक है। तो इसीलिए जब आप एसेट को खरीदते हैं शॉर्टर पीरियड के लिए तो वहाँ पे उस केस में दोस्तों अकाउंटिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर रहेगा। नेक्स्ट कर रहा है कि एज व्हेन एसेट इज अ नॉन करंट एसेट। तो दोस्तों ये जो है गारंटी नहीं करता है सिमिलर वैल्यू को, दिस डज नॉट गारंटी सिमिलर वैल्यू, ठीक है। जितने लंबा, देखिए क्या बताया जा रहा है कि जब एसेट को लंबा आप होल्ड करेंगे ना तो उतना ही ज़्यादा चांस है इसके अकाउंटिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू डेविएट करने का, क्योंकि डेप्रिसिएशन स्टार्ट होता है। और जहाँ तक बात है नॉन करंट एसेट का, नॉन करंट एसेट आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपका मशीनरी हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ये सभी आपके नॉन करंट एसेट है। तो दोस्तों नॉन करंट एसेट का लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है और इसमें डेप्रिसिएशन जो होता है ना स्लो होता है, ठीक है। इसमें इसके याद रखिए कि इसका डेप्रिसिएशन बहुत स्लो होता है और इनका लॉन्गर लाइफ पीरियड होता है। तो इनका मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकता है ना बहुत सारे फैक्टर में, जिससे हमारा गैप बढ़ जाएगा अकाउंटिंग वैल्यू के साथ। और चौथा ऑप्शन कर रहा है व्हेन एसेट इज अ फिक्स एसेट। तो दोस्तों ऑप्शन सी की तरह यदि इस तरह का एसेट जो फिक्स एसेट होता है ये भी हमारे सिमिलैरिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है। फिक्स एसेट भी एक्सपीरियंस कर सकता है मार्केट फ्लक्चुएशन ओवर टाइम, जिससे डिस्क्रिपेंसीज आ सकते हैं अकाउंटिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू में। इसीलिए जो क्रूशियल फैक्टर है वो है टाइम पीरियड ऑफ ऑनरशिप। क्या क्रूशियल फैक्टर है, टाइम पीरियड ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। तो हमारा यदि शॉर्ट ऑनरशिप पीरियड रहेगा तो यहाँ पे अकाउंटिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्लोजर रहेंगे, ठीक है। और यदि लॉन्गर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो वहाँ पे मार्केट वैल्यू अकाउंटिंग वैल्यू क्लोजर नहीं रहेंगे। समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको एग्जांपल के माध्यम से, होपफुली कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है डेप्रिसिएशन के बारे में। चलिए ऑप्शन ए कर रहा है कि डेप्रिसिएशन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एसेट, क्या लग रहा है, बिल्कुल गलत है। डेप्रिसिएशन डिक्रीज करता है एसेट के कॉस्ट को, बढ़ाता नहीं है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि डेप्रिसिएशन प्रोसेस दैट इंक्रीजेस प्रॉफिट इन इज अकाउंटिंग पीरियड। दोस्तों ये भी गलत है। डेप्रिसिएशन एक तरह का खर्चा होता है, एक इनकम का पार्ट नहीं है। तो आपको लगता है कि ये प्रॉफिट घटाएगा हायर एक्सपेंस के माध्यम से हर एक साल में, तो मतलब ये एसेट के डिक्लाइनिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि डेप्रिसिएशन सिस्टमैटिकली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स लिमिटेड लाइफ। दोस्तों ये करेक्ट आंसर है। ये आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि कोर पर्पज और फंक्शन क्या है डेप्रिसिएशन का। तो आप जो है एसेट के कॉस्ट के एक पोर्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे पीरियडिकली, हम ग्रेजुअली इसके बुक वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है कि ये सिस्टमेटिकली रिड्यूस करता है एसेट के कॉस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेप्रिसिएशन हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ इच पीरियड। तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है इनकम नहीं है, लेकिन ये हमारे प्रॉफिट की कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं करता है, इफेक्ट करता है। तो देखिए हर एक पीरियड में ना एक्सपेंस बढ़ा देता है ये। तो डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली क्या करता है कि जो नेट प्रॉफिट है उसे क्या करता है, इनडायरेक्टली कम करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो बेस्ट समराइज कर रहा है इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट को। नेक्स्ट कर रहा है कि डेप्रिसिएशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन।
तो ऑप्शन ए कर रहा है टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ एसेट टू ब्रिंग इट क्लोजर टू द मार्केट वैल्यू। दोस्तों ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है बुक वैल्यू, किसी एसेट के बुक वैल्यू को क्लोजर लाता है करंट वैल्यू से, लेकिन ये प्राइमरी इंटेंशन नहीं है। फोकस ये रहता है कि हम कॉस्ट को स्प्रेड करें अक्रॉस द एसेट यूजेबल लाइफ स्पैन। ठीक है, इस बात पे फोकस रहता है। तो ये जो कर रहा है कि टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ एसेट टू ब्रिंग इट क्लोजर टू द मार्केट वैल्यू, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है एसेट के बुक वैल्यू को क्लोज लाता है करंट मार्केट वैल्यू से, लेकिन प्राइमरी इंटेंशन ये नहीं है कि हम एसेट के कॉस्ट को क्लोजर लाएं मार्केट वैल्यू से। दूसरा ऑप्शन कर रहा है टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट, तो ये भी गलत है। डेप्रिसिएशन एक्चुअली एसेट के वैल्यू को घटाता है, बढ़ाता नहीं है। आपने कार मान लीजिए $20,000 में खरीदा, तो डेप्रिसिएशन इसको वर्थ नहीं ज़्यादा नहीं बना देगा, राइट, जैसे होल्डर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर यूजफुल लाइफ, बिल्कुल सही है, ये गोल्डन आंसर है। डेप्रिसिएशन का एक एम यही है कि हम जो डिक्रीजिंग बेनिफिट एक कंपनी को होगा एसेट से, जैसे वो वियर आउट होगा ओवर द टाइम, इसे शो करना। इमेजिन कीजिए कि आपने कंप्यूटर खरीदा $1000 में, आपने कितने में कंप्यूटर खरीदा? $1000 में कंप्यूटर खरीदा। आप इसको साल भर साल यूज करते जा रहे हैं, मतलब इसका वैल्यू कम होते जा रहा है, तो डेप्रिसिएशन इसे कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? तो ये जो $1000 का एक पोर्शन है ना, उसको वो खर्चे के रूप में दिखाएगा हर एक साल में। इसको 5 साल, मान लीजिए 5 साल इसका लाइफ स्पैन है, 5 साल में स्प्रेड कर देगा। इससे आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर मिलेगा कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का, और आप ओवर स्टेट नहीं करेंगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड चेंज इन मार्केट वैल्यू। दोस्तों ये कुछ कोरिलेशन है डेप्रिसिएशन और मार्केट वैल्यू चेंज में, लेकिन ये प्राइमरी पर्पस नहीं है। डेप्रिसिएशन का फोकस होता है इंटरनल प्लान यूज ऑफ एसेट, जबकि मार्केट वैल्यू आपके एक्सटर्नल फैक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए दोस्तों याद रखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि आप एसेट के कॉस्ट को इसके यूजेबल लाइफ में क्या कर रहे हैं? स्प्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कॉस्ट कंसेप्ट जो है, इनमें से कौन सा बेसिक क्राइटेरिया को मीट करता है अकाउंटिंग का? तो ऑप्शन ए कर रहा है कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए तो कॉस्ट कंसेप्ट स्ट्राइव करता ही करता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में, लेकिन ये हमेशा गारंटी नहीं करेगा एक्यूरेसी को, क्योंकि आप कुछ सिचुएशन में जो है ना एस्टिमेशन हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों कॉस्ट कंसेप्ट ट्रांसपेरेंटली रिवील करता है इन्फॉर्मेशन को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये प्राइमरी फोकस तो वो नहीं हो सकता है। ऑप्शन भी कर रहा है रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी, बिल्कुल सही, ठीक है, ये परफेक्ट मैच है। रेलेवेंस का मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है वो हाईली रेलेवेंट होता है, जिसके थ्रू आप कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को समझ सकते हैं। आपको कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को समझना है ना, तो इसका आप कॉस्ट कंसेप्ट को यूज कीजिए, इसके इनिशियल एसेट एंड एक्सपेंस को ट्रैक कीजिए। नेक्स्ट यदि हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करें, तो कॉस्ट कंसेप्ट का मेन एम ऑब्जेक्टिविटी का रहेगा, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट को कवर करेगा, राइट। उसके बाद दोस्तों एक वेरीफाइबल और डॉक्यूमेंटेड फैक्ट मिलेगा। फिजिबिलिटी की बात करें तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना कॉस्ट पे ये प्रैक्टिकल है और फिजिबल है, क्योंकि इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा और सिंप्लीफाई अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। रिलायबल होता है, रेलेवेंस होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, रिलायबिलिटी, टाइमलेसनेस एंड कंपेटेबिलिटी। तो कॉस्ट कंसेप्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन इसका टाइमलेसनेस नहीं हो सकता है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और जहाँ तक बात है मटेरियलिटी, प्रूडेंस और कॉम्प्लीटनेस की, तो ये सभी सेपरेट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो इन सभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस को गवर्न करते हैं। मटेरियलिटी अलग चीज़ है, इनका फोकस होता है कि हम इन्फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस पे फोकस करें, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में, कौन सा कथन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में गलत है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन अ बुक ऑफ अकाउंट मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के कोर प्रिंसिपल को। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, परचेज से लेकर सेल से लेकर एम्प्लॉय वेजेस और इन्वेस्टमेंट तक, इनको हम रिकॉर्ड करेंगे मॉनेटरी यूनिट्स में, जैसे कि डॉलर, जैसे कि यूरोज, ठीक है, या किसी एप्लीकेबल करेंसी में। तो आपको जितने भी ट्रांजैक्शन है उन्हें जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, परचेज सेल से लेकर एम्प्लॉय वेजेस और इन्वेस्टमेंट का, इसे रिकॉर्ड करना है मॉनेटरी यूनिट में। दूसरा ऑप्शन कर रहा है ऑल ट्रांजैक्शन आर कन्वर्टेड इनटू कॉमन फॉर्म विच इज मनी। तो दोस्तों ये एलाबोरेट कर रहा है, पॉइंट ए को हाईलाइट कर रहा है कि चाहे ट्रांजैक्शन का नेचर कुछ भी क्यों ना हो, सभी चीज़ ट्रांसलेट हो जाते हैं सिंगल फॉर्मेट में, जिसको हम लोग मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं। तीसरा ऑप्शन कर रहा है क्वार्टरली प्रोडक्शन सेल्स वेज आर नॉट कन्वर्टेड इनटू मनी। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। चाहे जो भी एस्पेक्ट हो, चाहे वो हमारा प्रोडक्शन आउटपुट हो, सेल्स वॉल्यूम हो, एम्प्लॉय वेजेज हो, इसको हम लोग अल्टीमेटली कन्वर्ट करते हैं मॉनेटरी वैल्यू में, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है हमारा। और डी कह रहा है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इन्वॉल्व मेजरिंग ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, बिल्कुल सही है, नाम में ही लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का बेसिक मीनिंग क्या है।
इनमें से कौन सा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का एप्लीकेशन नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन नहीं कर रहा है द हेल्थ ऑफ अ प्रोप्राइटर और अ मैनेजर इज नॉट टेकन इनटू बुक ऑल्दो इट मे हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल बिजनेस। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट अलाइंग हो रहा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट से। तो हेल्थ किसी की पर्सन का वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा, राइट, मॉनेटरी वैल्यू दैट विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट एंड लेकिन ये डिफ़िकल्ट है कि हम स्पेसिफिक मॉनेटरी वैल्यू से असाइन करें। नेक्स्ट होता है नो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ एसेट। यानी दोस्तों ये टेक्निकली सही नहीं है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का प्राइमरीली फोकस होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड किया जाएगा उसके परचेज प्राइस में, लेकिन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कुछ मेथड्स जो है एडजस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं, राइट। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स फॉर इजी कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस बिटवीन फर्म्स। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली अलाइन हो रहा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट से। आप सारे ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी यूनिट में एक्सप्रेस करके कंपनी आसानी से अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकती है। अकाउंटिंग इंक्लूड सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर। ये स्टेटमेंट जो है हमारे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के फंडामेंटल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। अकाउंटिंग का एम है कि आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कीजिए ऑब्जेक्टिवली और क्वान्टिटेटिवली, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन हो सकता है जैसे कि एम्प्लॉय मोराल, ब्रांड रेपुटेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सभी इनकंसिस्टेंसीज लाते हैं जिसके कारण डिफिकल्ट होता है कि आप एक्यूरेटली कंपेयर कर सकें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे के जो हमारे एमसीक्यूज है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।